अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एल नीनो और ला नीना। आज के लेक्चर में हम एल नीनो और ला नीना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसे मूनसून से रिगार्डिंग देखेंगे कि किस तरह से एल नीनो और ला नीना क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। और फिर हम देखेंगे एल नीनो और ला नीना का पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट है, किस तरह से इसकी वजह से पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एल नीनो। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है। इसकी वजह से सरफेस वाटर में अनयूजुअल वार्मिंग होती है। सरफेस वाटर का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और ये कहाँ पे होता है? ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। अल नीनो को लिटिल बॉय भी कहा जाता है। ये एक स्पेनिश वर्ड है। इसे लिटिल बॉय इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल नीनो के करंट क्रिसमस के दौरान ओरिजिनेट होते हैं और इसे बेबी क्रैश को रेफर करने के लिए भी लिटिल बॉय कहा जाता है। फिर इसके बाद एक्चुअल में एल नीनो एक लार्जर फिनोमिना का पार्ट होता है। इस लार्जर फिनोमिना को हम कहते हैं एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन। इसे ईएनएसओ भी कहा जाता है। तो इस लार्जर फिनोमिना का जो वार्म फेज होता है उसे हम कहते हैं एल नीनो और जो कूल फेज होते हैं उसे हम कहते हैं ला नीना। जिस तरह हमने एल नीनो में देखा था कि ये क्लाइमेट पैटर्न होता है, इसकी वजह से सरफेस वाटर में अनयूजुअल वार्मिंग होती है। इसी तरह ला नीना के केस में सरफेस वाटर में अनयूजुअल कूलिंग होती है। तो ला नीना एल नीनो से ऑपोजिट होता है। एल नीनो में अनयूजुअल वार्मिंग होती है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और ला नीना में अनयूजुअल कूलिंग होती है, इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। फिर इसके बाद एल नीनो की फ्रीक्वेंसी ला नीना से बहुत ज़्यादा होती है। अब इस डायग्राम से हम एल नीनो और ला नीना को देखते हैं। एल नीनो और ला नीना कंडीशन को समझने से पहले हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है। जब कंडीशंस नॉर्मल होती हैं तब क्या होता है, ताकि जब एल नीनो और ला नीना हो तब हमें समझ लग सके कि इसकी वजह से क्या चेंजेस हुई है और इसका क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट हुआ है। नॉर्मल कंडीशंस दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, विंड सर्कुलेशन और वाटर सर्कुलेशन। ओशन में जो वाटर का सर्कुलेशन होता है और एटमॉस्फेयर में जो विंड का सर्कुलेशन होता है, इस चीज़ पे नॉर्मल कंडीशन डिपेंड करती है। और इसी को समझने से फिर हमें पता चलता है कि जब एल नीनो और ला नीना होता है तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आती हैं। अब हम डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होता है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है और यहाँ पे हमारे पास है साउथ अमेरिका। अब यहाँ पैसिफिक ओशन के ऊपर इक्वेटर होता है और यहाँ पे हमने दो चीज़ों को याद रखना है कि इक्वेटर के ऊपर हमेशा से ट्रेड विंड्स आती हैं और जब नॉर्मल कंडीशन होती हैं तो ये ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और दूसरा ये कि यहाँ से कोल्ड करंट आती है, इसे हम कहते हैं पेरुवियन कोल्ड करंट। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो साउथ अमेरिका वाला एरिया है इसे हम कहते हैं पेरू कोस्ट। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर होता है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ नीचे से कोल्ड वाटर आ रहा होता है। जैसे अभी हमने बात की है कि नीचे से कोल्ड करंट आ रहे होते हैं, वाटर के सरफेस कोल्ड होता है जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर हाई होता है। अब नॉर्मल कंडीशन में ये जो ट्रेड विंड्स है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रही होती है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही होती है। फिर ये जो विंड्स होती हैं ये आउटगोइंग विंड्स होती हैं जिसकी वजह से यहाँ साउथ अमेरिका में ड्राफ्ट होता है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में रेनफॉल होता है। अब इस फिनोमिना को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास साउथ अमेरिका वाला एरिया है जिसे हम पेरू कोस्ट कहते हैं और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरह से विंड साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करती है। फिर जब ये विंड यहाँ पे आती है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे फिर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। और फिर जब यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे रेनफॉल होती है और यही हमने पिछली डायग्राम में भी देखा है कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल होती है। तो इस तरह से विंड की सर्कुलेशन होती है और एटमॉस्फेरिक साइकिल कंप्लीट होता है। इसे हम विंड सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब ओशियानिक साइकिल में क्या होता है, जो वाटर है वो इस तरह से फ्लो करता है। तो इस तरह से जब वाटर फ्लो करता है तो यहाँ पेरू कोस्ट में अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग की वजह से वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ ऊपर की तरफ आ जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा फिश कैचिंग होती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होते हैं। इसमें हमने क्या देखा है कि वेदर सी सरफेस के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर ओशन वार्म होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और ज़्यादा क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने की वजह से ज़्यादा रेनफॉल होगी। फिर इसके बाद हमने देखा है पैसिफिक ओशन के करीब इक्वेटर में ट्रेड विंड्स होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में लो प्रेशर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में होता है और हाई प्रेशर पेरू कोस्ट में होता है।
फिर ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जब नॉर्मल कंडीशन होती हैं तो ये ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के ऊपर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन। अब हम देखते हैं एल नीनो कंडीशन में क्या होता है। एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पेरू कोस्ट में जो टेम्परेचर है वो एकदम से ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, और जब पेरू कोस्ट में प्रेशर लो होगा तो ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में प्रेशर हाई होगा। नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या देखा था, पेरू कोस्ट में जो टेम्परेचर है वो लो होता है और प्रेशर हाई होता है। लेकिन एल नीनो के केस में क्या होगा, पेरू कोस्ट में टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो उनमें चेंजेस आएगी। एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है, जो विंड है वो इस तरह से ब्लो करेगी, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के साथ साथ जो वाटर ओशियनिक वाटर सर्कुलेशन है उनमें भी हमें चेंजेस दिखेगी। वाटर इस तरह से फ्लो करेगा। अब इस फिनोमिना को हम यहाँ से देखते हैं। ये हमारे पास पेरू कोस्ट वाला एरिया है और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अब ये जो विंड है वो यहाँ से इस तरफ को आएगी और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। जब विंड ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड की फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होगी। मतलब कि वो एरिया जहाँ पे पहले ड्रॉट था वहाँ पे रेनफॉल होगी, और जहाँ पे पहले रेनफॉल था वहाँ पे ड्रॉट होगा। हमने नॉर्मल कंडीशन में क्या देखा था कि जो पेरू कोस्ट वाला एरिया है वहाँ पे ड्रॉट होता है और ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में रेनफॉल होता है। लेकिन एल नीनो कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे पेरू कोस्ट वाले एरिया में रेनफॉल होगी और ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में ड्रॉट होगा। फिर इसके बाद ओशियनिक वाटर सर्कुलेशन में भी चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से पहले नॉर्मल कंडीशन में अपवेलिंग हो रही होती है, अब एल नीनो कंडीशन में अपवेलिंग नहीं होगी। अपवेलिंग ना होने की वजह से जो वाटर में न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे और जो फिश कैच है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एल नीनो कंडीशन में हमने क्या देखा है कि इसमें जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, और इससे जो ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो कर रही होती है वो भी वीक हो जाती है। इसके अलावा एल नीनो की वजह से जो ट्रेड विंड्स अमेरिका से एशिया की तरफ जा रही होती है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और वेस्टर्ली इसकी तरफ जाना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, वेस्टर्न पैसिफिक में जो वार्म वाटर होता है वो अमेरिका की तरफ चला जाता है। इससे फिर वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और फिर वहाँ पे रेनफॉल होती है। तो ये हमारे पास एल नीनो कंडीशन होते हैं। ये भी एल नीनो की डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरू कोस्ट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और विंड पैटर्न में हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया से जो विंड है वो इस तरफ ब्लो करती है। फिर यहाँ से जब विंड ऊपर की तरफ जाती है तो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और उसकी वजह से फिर रेनफॉल होती है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो रेन के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फिर ये भी एल नीनो की एक डायग्राम है, ये सैटेलाइट के थ्रू ली गई है। इसमें हम देख सकते हैं कि जब एल नीनो होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे पेरू कोस्ट वाले एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिससे प्रेशर लो होता है और रेनफॉल होती है। फिर इसकी वजह से अपवेलिंग भी नहीं होती और फिश कैच भी कम हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ला नीना। ला नीना के बारे में हमने क्या देखा था कि ये एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन का एक पार्ट है, जिसे हम ENSO भी कहते हैं। तो ENSO का जो कूलर फेज होता है उसे हम कहते हैं ला नीना। अब ला नीना की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्लाइमेट पैटर्न है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सी सरफेस का टेम्परेचर है उसमें अनयूजुअल कूलिंग होती है, और ये कहाँ पे होती है, इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में। एल नीनो में हमने देखा है कि उसमें अनयूजुअल वार्मिंग होती है, लेकिन जो ला नीना होता है वो एल नीनो से ऑपोजिट होता है। ला नीना में अनयूजुअल कूलिंग होती है। फिर इसके बाद ला नीना में जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड्स ला नीना में होती हैं, जो कि वार्मर वाटर को एशिया की तरफ पुश करती है। अब इसे हम डायग्राम से देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पेरू कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और इसके लो होने की वजह से ये जो ट्रेड विंड्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इनकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे पेरू कोस्ट में जो ड्रॉट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो रेनफॉल होती है वो भी नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो अपवेलिंग होती है, जो न्यूट्रिएंट्स वाटर से ऊपर आते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से फ़िश कैचिंग भी ज़्यादा होती है।
इसको अगर हम सिंपली देखें तो जो चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में होती है वही चीज़ें ला नीना में होती है, लेकिन ला नीना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर होता है। फिर यहाँ पेरू कोस्ट में अप वेलिंग होती है, न्यूट्रंस ऊपर की तरफ आते हैं, फिश कैच होता है और जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी तरह ला नीना में भी होता है। ला नीना में भी यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे जो लो प्रेशर होता है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर यहाँ अप वेलिंग भी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ऊपर की तरफ आते हैं, ज़्यादा फिश कैच होती है और यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो भी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ला नीना में सिंपली जो चीज़ें होती हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये भी ला नीना की एक डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड विंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर इस एरिया में ज़्यादा ठंड हो जाती है, ये एरिया ज़्यादा गर्म हो जाता है, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे ड्रॉट ज़्यादा हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन वाली चीज़ें ही होती हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। अब हम देखते हैं करंटली एल नीनो की क्या सिचुएशन है, एल नीनो के बारे में इस साल क्या कहा जाता है। तो एल नीनो से रिलेटेड साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि हम ऐसे इरा में रह रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे इस चीज़ के बारे में अभी प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई कि क्लाइमेट चेंज और एल नीनो का कोई लिंक है या नहीं, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो का इफेक्ट हो सकता है, एल नीनो ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादातर एल नीनो के बारे में कहा जाता है कि ऐसे एरिया जहाँ पे एल नीनो की वजह से टेम्परेचर होता है वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, जहाँ पे रेनफॉल होती है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है और ऐसे एरिया जहाँ पे ड्रॉट होते हैं वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ड्रॉट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एल नीनो से कोई ना कोई लिंक है। अब हम देखते हैं एल नीनो और ला नीना का पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट है, किस तरह से एल नीनो और ला नीना की वजह से पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो इसमें अगर हम ला नीना की बात करें तो ला नीना की वजह से पाकिस्तान में अबव एवरेज रेनफॉल हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, जिसकी वजह से हैवी मानसून होगा और इससे क्या होगा, इससे फ्लड कॉज होगा, इसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आ सकता है। फिर अगर हम एल नीनो की बात करें तो एल नीनो की वजह से कंडीशंस ड्राई हो सकती है, इसकी वजह से रेनफॉल रिड्यूस हो सकता है और इससे फिर कई रीजन में ड्रॉट हो सकता है, कई रीजन में खुश्क साली भी हो सकती है। तो इन क्लाइमेट पैटर्न की वजह से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर फ्लड आएगा तो इसकी वजह से क्रॉप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होंगे, जबकि अगर ड्राफ्ट होगा तो इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी, इसके अलावा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट हो सकता है। तो इस सब के लिए ज़रूरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ इन क्लाइमेट इवेंट को मॉनिटर करें और इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आज के टॉपिक में हमने एल नीनो और ला नीना के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा है कि एल नीनो और ला नीना किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है और इनका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले एक टर्म देखी है, एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, जिसे हम ENSO भी कहते हैं। इसमें हमने देखा है कि ये एक लार्जर फिनोमिना होता है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एल नीनो और ला नीना। एल नीनो वार्म फेज़ होता है और ला नीना कूल फेज़ होता है। अब अगर हम एल नीनो और ला नीना का डिफरेंस देखें तो एल नीनो में क्या होता है, इसमें पैसिफिक ओशन में जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो वीक होती हैं, जबकि ला नीना में जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिर इसके बाद एल नीनो में जो ईस्टर्न पार्ट होता है पैसिफिक ओशन का, उसमें वार्मर वाटर होता है, जबकि ला नीना में कोल्ड वाटर होता है। फिर एल नीनो में रिड्यूस अपवेलिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेस फिश कैच होता है, जबकि ला नीना में इन्हांस्ड अपवेलिंग होती है, इसमें ज़्यादा अपवेलिंग होती है और यहाँ पे जो फिश कैच होता है वो भी ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद एल नीनो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, जबकि जो ला नीना होती है वो लेस फ्रीक्वेंट होती है। फिर इसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से एल नीनो और ला नीना पाकिस्तान के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, किस तरह से एल नीनो और ला नीना की वजह से पाकिस्तान में फ्लड और ड्रॉट हो सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।